4900 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं। 4900 करोड़ एक ट्रेडर। एंड रिमेंबर, मैं इस बार ना किसी पीएमएस मैनेजर की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी हेज फंड मैनेजर की बात कर रहा हूं, मैं एक इंडिविजुअल ट्रेडर की बात कर रहा हूं जिसने इतना पैसा बनाया है। एक अच्छी बात यह है कि इनका ओरिजिन इंडिया से हुआ है, भारतीय हैं बट रहते विदेश में हैं, वेल सेटल्ड आउट देयर। बट क्या आप सोच सकते हैं एक इंडिविजुअल ट्रेडर जिसने अपने ट्रेडिंग करियर में 4900 करोड़ बना है। आशा है, इनफैक्ट गारंटी है कि आप में से काफी लोग इनको जानते नहीं होंगे, स्पेसिफिकली इंडियन कम्युनिटी में तो जानते नहीं होंगे। रीजन ये है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट डालते नहीं हैं और यूट्यूब पे ये प्रॉफिट के वीडियो नहीं बनाते, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उनको बचकानी चीजें लगती थी। बट इतिहास गवाह है कि इस तरह के काफी सारे लोग हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल हैं। बस जानना जरूरी है कि ये लोग क्या करते थे, कैसे करते थे और क्यों इतने सक्सेसफुल हो पाए। आज अपन इस वीडियो में एक ऐसी शख्स की स्टोरी कवर करेंगे जिनका नाम है नविंदर सिंह। जी हाँ, आज मैं उनके बारे में आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। क्या हुआ था, हाउ वाज हिज लाइफ, व्हाट एग्जैक्टली ही वेंट थ्रू। एंड दोस्तों बिल्कुल एंड तक देखिए, बिकॉज कुछ ना कुछ नया सीखने और समझने, इंटरेस्टिंग चीजें आपको बिल्कुल पता लगेगा। तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि जो ट्रेडिंग है एक बहुत लोनली प्रोफेशन है। इन द सेंस आपके बहुत ज्यादा दोस्त मित्र ये सारी चीजें नहीं होती हैं। आप अकेले आते हो और अपनी ट्रेडिंग करते हो, थोड़ा स्ट्रेस लेते हो और उसके बेसिस पे आप अपनी प्रॉफिट बनाते हो, लॉस बनाते हो, जो भी है। तो नविंदर सिंह साहब भी एक इंडिविजुअल सोलो ट्रेडर थे। बेस्ट थिंग है, कोई फैंसी जगह पे जाके इनको ट्रेड नहीं करना पड़ता था। अपने घर के बेडरूम में बैठ के उनने पूरे स्टॉक मार्केट को हिलाया। जी हाँ, अपने बेडरूम में बैठ के। काफी लोग ये सोचते हैं कि यार एक अच्छे ट्रेडर को जब तक उसके पास एक मैकबुक ना हो, जब तक उसके पास आईफोन ना हो, जब तक उसके पास बहुत सारी हवाबाजी वाली चीजें ना हो, दैट ट्रेडर कैन नॉट मेक मनी, इट्स ऑल बुलशिट। यहां पर नविंदर सिंह साहब जी ने एक बेडरूम में बैठ के इतना सारा पैसा अपने ट्रेडिंग करियर में बनाया। ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स आए, थोड़ी ट्रैजिक एंडिंग हुई, लेकिन हम समझते एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो नॉर्मल से इंसान है, एकदम सीधे साधे इंसान है जो मस्त आराम से टीवी देख रहे हैं और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और न्यूज़पेपर में अचानक से एक आर्टिकल पढ़ते हैं जहां पर कि लिखा गया है कि भाई एक कंपनी को ट्रेडर्स की जरूरत है, फ्यूचर्स ट्रेडर। याद रखें हम विदेश की बात कर रहे हैं, इनकी फैमिली विदेश में सेटल्ड है। सो अब ये देखते हैं, अब वेले थे उस समय पे और पढ़ाई हो चुकी थी, कुछ इंटरेस्टिंग किक वाली चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है भैया, अच्छा प्रोफेशन लग रहा है, फ्यूचर ट्रेडिंग एक्साइटिंग लग रहा है, जाके देखते हैं कैसा होता है। ये वहां पे पहुंचते हैं, यहाँ पर इनहाउस उनकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद ये माइंड से ऑलरेडी काफी शार्प रहते हैं। इन द सेंस जो मैथ्स रहता है, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स होती है, वो उनके टिप्स ऑफ द टंग पे होता है, फटाफट क्विकली कर लेते हैं। ग्रेजुएटेड हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से, अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए हैं, तो इनका मेंटल अलर्टनेस काफी शार्प है, कैलकुलेशन बहुत तेज होता है। एंड ट्रेनिंग के बाद इनको एक चीज समझ में आ जाती है कि शायद ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां से कि मैं एक अच्छी डिसेंट लिविंग बना सकता हूं। तो यहाँ पे वो ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं। ट्रेडिंग में ठीक ठाक पैसा बनाना भी शुरू कर देते हैं। अब ये ठीक ठाक धीरे धीरे करके प्रॉफिट लॉस करके नेट और नेट अच्छा खासा प्रॉफिट बनने लग जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो ट्रेडिंग फ्लोर पे बैठते हैं, ट्रेडिंग डेस्क पे बैठते हैं अपने कंपनी के, तो ऑब्वियसली काफी सारे आसपास जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो ताका झांकी करते हैं। जैसे कि नॉर्मल लोगों का इंटरेस्ट रहता है ना कि दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, तो वैसे वो जाके देखने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या चल रहा है। एंड दे आर क्वाइट अस्टाउंडेड, दे आर अमेज्ड टू सी द सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स व्हिच दिस गाय इज मेकिंग। जिस तरह का प्रॉफिट ये बना रहा है, वो लोग हैरान है कि भैया ये तो दिन दिन के 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए बना रहा है। तो प्लस क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल मार्केट में और नॉर्मल लोगों की जो बोल सकते हैं हम, एक हैबिट रहती है टू डिस्कस कि क्या लग रहा है कल क्या होगा मार्केट, ओहो उसका क्या होगा, DHFL ले लूं क्या, यस बैंक ले लूं क्या। दिस सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस यूज्ड टू डिस्ट्रैक्ट हिम। काफी ज्यादा उसको ये चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही थी कि यार इतना सारा डिस्कशन हो रहा है। तो उसने अपने कंपनी के जो ऊपर वाले थे उनसे परमिशन लेके डिसाइड किया कि बेटर है कि मैं अपना जो टेबल है वो थोड़ा साइड में रखूं। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट उन्होंने क्या किया, उन्होंने
अपना जो टेबल था, अपना डेस्क था, उसको शिफ्ट कर लिया। उन्होंने शिफ्ट कर लिया एक आइसोलेशन जगह पे। अब यूजुअली क्या होता है, ट्रेडर्स जो कंपनीज में काम करते हैं वो एक्शंस को अवॉइड करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, हेडफोन्स लगा लेते हैं, ईयरफोन्स लगा लेते हैं। इनने तो प्रॉपर नॉइज ब्लॉकर्स लगा दिए कि मेरे को आसपास का कुछ सुनाई ना दे, मैं इधर फोकस कर पाऊं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उधर ही उनने अपने पर्सनल अकाउंट में अपने अर्ली 20 से लेके मिड 20s तक 12 करोड़ रुपए के आसपास कमा लिए थे, 12 करोड़। एंड रिमेंबर, इनको कोई किसी को दिखाने की जरूरत नहीं थी, इनको कभी मन नहीं करता था कि मैं जाके पब्लिकली ये सारी चीजें बताऊं कि मैंने इतना इतना बना लिया, क्योंकि उनको उस तरफ कोई मोटिव नहीं लगता था, कि उनको कोई सेंस नहीं लगता था उस चीज का। सो ही मेड दिस थिंग एंड इनफैक्ट इतने डिस्क्रीट रहते थे कि अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बताना नहीं चाहते थे। इसलिए नहीं कि भाई लोग क्या बोलेंगे, क्या है, ऐसा वैसा, बट पॉइंट था कि वो अपना एक नॉर्मल लिविंग, हाई थिंकिंग रखना चाहते थे, उसके साथ चलते जाना चाहते थे। अब यहां पर अब वो कंपनी छोड़ते हैं, घर से ट्रेडिंग करनी शुरू कर देते हैं। अब सीन ऐसा रहता है कि ये अब दिन का, काफी दिनों तक 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ दिन का इंडिविजुअल अकाउंट पे बनाना शुरू करते हैं। और फिर 2010 का मई का महीना आता है, यहां पर अचानक से बाजार 15 मिनट में क्रैश हो जाता है और फिर वहां से रिकवर भी हो जाता है। बेसिकली दोस्तों इसको कहते हैं फ्लैश क्रैश, और एक किताब भी है फ्लैश क्रैश करके ही नाम है उसका, उसमें भी इनके बारे में बताया गया है। तो ये जो फ्लैश क्रैश होता है, इस समय पे जो हमारे भाई साहब रहते हैं ये ऑलरेडी शॉर्ट रहते हैं और अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। अच्छा खासा इन द सेंस इनका जो कैपिटल होता है वो 7 से 8 गुना हो जाता है। एंड दिस टाइम ही हैज मेड 100 करोड़, जी हाँ 100 करोड़ ऑन एन इंडिविजुअल अकाउंट। अब जाहिर सी बात है, आप में से काफी लोग कहेंगे कि यार इसने तो बेवकूफी करी, पूरा का पूरा पैसा क्यों लगाया, हेज क्यों नहीं किया, एसएल क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, रिस्क रिवॉर्ड क्यों नहीं किया। अच्छा मेरे दोस्तों एक बात बताओ, आप लोग जो देखते हैं, आप जिनसे इंस्पायर होते हैं, जिनसे एस्पायर होते हैं, वो हर कोई बोलता है कि 1% से ज्यादा रिस्क मत लो, इतना टारगेट रखो, कंपाउंडिंग आप सिर्फ 24% साल का रखो। बट फिर आप हैरान हो जाते हो जब आप खुद देखते हो कि यार हमको 24% बोल के ये तो खुद 200% का रिटर्न बना रहे हैं, हमको ये इतना सा बोल के 1% का रिस्क बोल के खुद 10% का रिस्क ले रहे हैं। बिकॉज सीन क्या होता है, एक बार अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस होता है, कन्विक्शन बिल्डअप हो जाता है, उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी उसी अनुसार चेंज होती रहती है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी वो सीन था। अब आने वाले समय में इनने धीरे 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 स्केल अप करते करते अपने 4000 करोड़ तो कमा दिए, लेकिन हर स्टोरी में एक विलन होता है और यहां पर भी विलन की एंट्री होने वाली थी। विलन की एंट्री इन द सेंस क्या होता है कि जो एक्सचेंजेस रहती हैं, जो प्लस एससीसी होती है वहां की, सो वो लोग पता करने पे लग जाते हैं कि बेसिकली ये जो इतना बड़ा फॉल, सडन क्रैश हुआ, उसके बाद रिकवरी हो गई, इसके पीछे हाथ किसका था। जब वो बहुत ज्यादा खोदम खादी करते तब भी कुछ खास नहीं निकलता है, लेकिन उसी समय दूर एक छोटे से ट्रेडिंग फर्म में बैठा हुआ एक ट्रेडर जब अपने एल्गो ट्रेड्स चलाता है तो उसको कुछ अजीब दिखता है, और वो अजीब कुछ नहीं, वो नविंदर के ट्रेड्स अपने लॉक्स में देखता है और वहां से एक नया चैप्टर शुरू होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही फिर अब एक्सचेंज को खबर दी जाती है, रेगुलेटर को खबर दी जाती है, रेगुलेटर खोद के निकालता है और उसको कहीं ना कहीं एक बलि का बकरा मिल जाता है कि वो फ्लैश क्रैश किसके कारण हुआ था, वो इस बंदे के कारण हुआ था, नविंदर के साथ एक बहुत ही, उस दिन जिस दिन ये क्रैश हुआ था उस दिन कुछ सीन इस प्रकार से था कि उन्होंने बहुत सारे अपने ऑर्डर्स लगा दिए थे और उसके बाद करीब करीब 1-1:30 बजे के आसपास कुछ समय था जब उनकी माता जी ने उनको बुलाया खाने के लिए। कुछ बना होगा, पूड़ी सब्जी कुछ बना होगा, अच्छा लगता होगा तो चले गए होंगे। तो अब उनकी माता ने बुलाया, तो उस टाइम पे क्या हो गया, उनने एक ही साथ सारे अपने जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे और सारे इस तरह के ऑर्डर्स थे वो सारे कैंसिल कर दिए और एक रिपल इफेक्ट पड़ा उनको खुद को, मतलब वो तो गेम की तरह ले रहे थे बट एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक इंस्टीट्यूशनल साइज के कैपिटल पे वो खेलने लग गए थे और वो कुछ नहीं से वो कैपिटल बनाए थे, ये चीज याद रखिए। तो जो लोग पहली बात तो बहाना करते हैं ना कि यार पैसा नहीं है पैसा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिनके पास पैसे नहीं थे, उनने वहां से बनाया, दैट्स नंबर 1। दूसरी चीज है, उनने एक चीज समझ ली थी कि जब लेमन ब्रदर का क्राइसिस हो गया था 2008-9 के आसपास, तो उस क्राइसिस के बाद एचएफटी ट्रेडर्स का एक पूरा वेव आ गया था, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जो प्रॉप डेस्क पे बैठते हैं, मतलब
जितने सेकंड माइक्रो सेकंड में आप लोग सोचते हैं कि मैं अपना ये ट्रेड ले लूं, इसको एंटर करूं, तब तक उनका ट्रेड जाके एंटर होके एग्जिट भी हो जाता है। इस प्रकार के ट्रेडर्स हो चुके थे। सो इनको बीट करने के लिए इनने 1-2 साल का समय लेके खुद के ऐसे एल्गोस बनाए कि ये खुद कंफ्यूज कर देते सामने वालों के। अब नविंदर जी ने एक गलती क्या कर दी थी, वो बेसिकली क्या करते थे, एक अनयूजुअल इवेंट जब भी रहता था उस टाइम पे वो आर्टिफिशियल डिमांड सप्लाई बना देते थे। इन द सेंस, जस्ट इमेजिन एक इंडिविजुअल, कोई प्रॉप भी नहीं है, कोई एचएफटी भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति इतने सारे स्प्रेड्स, इतने सारे ऑर्डर्स लगा देते थे कि सामने वाले को लगता था अच्छा बहुत सारा डिमांड है, और विद इन माइक्रो सेकंड वो कैंसिल कर देते, तो अचानक से किसी भी डायरेक्शन में वो चल जाता था। उनकी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई थी कि दुनिया का जो सेकंड सबसे बड़ा फ्यूचर्स मार्केट था वो उस तक को हिला सकते थे। एंड हाँ, आपको मैं बता दूं, वो इंडेक्स फ्यूचर्स पे मेनली प्राइमरी डील करते थे। तो ये चीज सामने आई कि फ्लैश क्रैश के समय पे इनके इन ऑर्डर्स के उथला पुथली के चक्कर में ही वो फ्लैश क्रैश है। अब जस्ट इमेजिन करो, उनपे 22 केस लग गए। अब किसी चीज से मैच कर रहा है ये चीज, आप अगर किसी चीज से मैच कर रहा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। एक कहीं से नहीं आने वाला बंदा अचानक से ऊपर पहुंचता और उस पर 22 केस लगा देते हैं, और एक बंदे पे, जी हाँ, एक बंदे पे पूरे क्रैश का जिम्मेदारी लगा देते हैं। अब मेरा ये सवाल है, आप लोगों से भी है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए, आपको लगता है एक बंदे ने हिलाया होगा? मतलब क्या ये प्रॉप डेस्क, एफआईआईज और वहां के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वो क्या सब बेवकूफ थे? दे डिडंट नो एनीथिंग। तो जाहिर सी बात है, अब फिर वहां से प्रक्रिया चली। अब मैं वो जेल वाली चीजें मैं घुसना नहीं चाहूंगा, बट ये सारी चीजें चली फाइनली कोर्ट ने उनको एक पेनल्टी, आई थिंक सो 7 या 8 मिलियन पाउंड्स का एक पेनल्टी पड़ा, जिसको उन्हें देके क्लियर किया, और आज नॉर्मल लाइफ वो जी रहे हैं। दोस्तों, यहां से 2-3 चीजें सीखने मिलती है। पहली चीज है, ऐसे काफी ट्रेडर्स हैं हमारे देश में जो इतना अनशन बनाते हैं, बट जस्ट बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग इट ऑन सोशल मीडिया, वी डोंट नो। पहली चीज ये, और सिर्फ हमारे देश में, विदेश में, हर जगह देश में ऐसे लोग हैं। सेकेंड चीज ये है कि एक इंडिविजुअल बंदा जीरो से भी ऊपर जा सकता है, तो अपने अंदर एक फेथ रखिए, एक मोटिवेशन रखिए अपने लिए। एंड तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे एपिसोड में समझ में आती है, वो ये है कि ये जो आर्टिफिशियल डिमांड सप्लाई वाली चीज है, जो आप टोटल क्वांटिटी ऑफ बायर, टोटल क्वांटिटी ऑफ सेलर देते हो, ये जब एक इंडिविजुअल इतना हिला सकता है, तो जस्ट इमेजिन बड़े बड़े प्रॉप डेस्क कैसे करते होंगे। तो प्लीज इस चीज को एज अ पैरामीटर मत समझिए। मैं कोशिश करता हूं कि अपने हर वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली लेसन भी सिखा दूं। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है दोस्तों, लाइक जरूर कीजिए, बिकॉज लाइक करने से और प्रोत्साहन मिलता है कि आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाए। कुछ भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।